तो दोस्तों पर्वत निर्माण के सिद्धांत में जोली का ये 5वां सिद्धांत है। इसके बाद से प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत मैं बताऊंगा विधिवत रूप से। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर था, इसको ख़त्म करने में बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ रही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जोली ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1925 में किया। इनका सिद्धांत रेडियो एक्टिवता मतलब रेडियो जो एक्टिवता सिद्धांत है, जैसे होम्स के सिद्धांत में बताया हूँ मैं। तापी चक्र सिद्धांत तथा पृथ्वी के धरातल का इतिहास आदि नामों से जाना जाता है इनका जो सिद्धांत है। जोली ने पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना का उल्लेख किया। महाद्वीपीय भाग हल्के पदार्थ सियाल के बने हैं, जिनका घनत्व 2.67 है। महासागरों की तल का निर्माण भारी पदार्थ सीमा से हुआ है, जिनका घनत्व 3.00 है। इस तरह क्रस्ट का सियाल तथा अधस्तर सीमा का बना है। सियाल का विस्तार महासागरों की तल के नीचे प्राय नहीं पाया जाता है, मतलब जो क्रस्ट है वो महासागरों के नीचे नहीं पाया जाता है। पृथ्वी की चट्टानों में रेडियो की सक्रिय पदार्थ पाए जाते हैं। पृथ्वी की जो चट्टानें हैं उनमें रेडियो सक्रिय पदार्थ पाया जाता है, जिनका विघटन तथा वियोजन से उष्मा टूटने से उष्मा नियमित रूप से निकलती है। इन पदार्थों का वितरण समान नहीं है, ये समान रूप से नहीं है। महाद्वीपीय भागों में रेडियो सक्रिय पदार्थ अधिक पाए जाते हैं। महाद्वीपीय जो भाग उसमें रेडियो सक्रिय पदार्थ ज़्यादा पाया जाता है तथा महासागरों में तल के नीचे इनकी कमी होती है। महासागरों के तल के नीचे रेडियो एक्टिव पदार्थ कम पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। महाद्वीपों के ऊपरी भाग सियाल से विकिरण द्वारा ताप ह्रास होता है। जो सियाल का है, महाद्वीपों का जो ऊपरी भाग वो विकिरण द्वारा उसमें ताप ह्रास हो रहा है। अतः रेडियो सक्रिय पदार्थ से उत्पन्न उष्मा के होते हुए भी उसका संचयन नहीं हो पाता है। यहाँ क्लियर हो गया कि रेडियो एक्टिव पदार्थ के लिए उष्मा की जरूरत होती है और यहाँ पर विकिरण हो रहा है महाद्वीपीय भागों में, इसलिए यहाँ पर रेडियो एक्टिव पदार्थ का संचयन नहीं हो पाता, वो चल नहीं पाती है। जोली ने गणितीय प्रकलन के आधार पर बताया है कि सियाल परत के निचले भाग में तापमान जो जोली ने गणितीय प्रकलन अपना गणना किया गणित द्वारा और बताया कि जो सियाल है, सियाल के परत के निचले भाग में तापमान 1050 सेंटीग्रेड है। सीमा अधस्तर से सियाल में उष्मा का चालन नहीं हो पाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि इन्होंने बताया कि जो सियाल परत के निचले जो भाग में तापमान है, मतलब सीमा, उसमें जो है 1050 सेंटीग्रेड तापमान है, ठीक है, और सीमा से सियाल में उष्मा का चालन नहीं हो पाता है। इसी आधार पर सीमा ऊपरी भाग का तापमान भी 1050 सेंटीग्रेड होना चाहिए, ठीक है। तो सीमा के ऊपरी भाग का तापमान भी 1050 सेंटीग्रेड होना है। महासागरों की तली के नीचे स्थित सीमा के ऊपरी भाग से उष्मा परिचालन द्वारा सागरी जल में ह्रास हो जाता है। जैसे कहने का मतलब है कि महासागरी की तली के नीचे जो स्थित सीमा के ऊपरी भाग है, जो महासागर की तली के नीचे स्थित है सीमा के ऊपरी भाग, तो उष्मा का परिचालन द्वारा ही सागरी जल में ह्रास हो जाता है। उसी उष्मा के कारण सागर जल में कमी होती है, परंतु सीमा में गहराई पर जाने पर उष्मा संचयन होता है, जिस कारण ताप प्रवणता बढ़ती जाती है। इस भाग में रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्पन्न उष्मा के कारण तापमान इतना अधिक हो जाता है कि सीमा की बेसाल्ट अपने गलनांक पर मतलब गलने लायक पहुंच जाती है। सीमा की निचली परत से ऊपरी भाग में ताप का चालन नहीं होता है। सीमा की जो निचली परत है उससे ऊपरी भाग में ताप नहीं चलता है। बेसाल्ट का गलनांक 1150 सेंटीग्रेड पर होता है, जबकि सीमा के ऊपर बेसाल्ट का वास्तविक तापमान 1050 सेंटीग्रेड होता है। यह तापमान जब बढ़कर 1050 सेंटीग्रेड हो जाएगा तो बेसाल्ट अपने गलनांक पर मतलब गलने लगेगा, परंतु अब भी ठोस अवस्था में रहेगी, क्योंकि वहाँ पर 1050 सेंटीग्रेड तापमान है। यदि गलन की गुप्त उष्मा प्रदान की जाए, मतलब चोरिस दी जाए, तो सीमा पिघल जाएगा। जोली ने गणितीय प्रकरण के आधार पर बताया है कि उपयुक्त उष्मा की प्राप्ति संचयन के लिए 3.3 से 5.6 करोड़ वर्ष का समय आवश्यक होता है। ये बताने को सिर्फ उपयुक्त जो उष्मा की प्राप्ति या संचयन के लिए 3.3 से 5.6 करोड़ वर्ष का समय आवश्यक होता है। इस अवधि में जब
अधस्तर पिघल जाता है तो पृथ्वी का संरचना में निम्न अवस्थाएं हो जाती हैं। तो अगर सीमा को पिघलना है तो 3.3 से लेकर 5.6 करोड़ वर्ष का समय आवश्यक होता है। ठीक है। अब जो संरचना अवस्थाएं उत्पन्न होती देख रहे थे, सागरीय अतिक्रमण काल। पहला, सर्वप्रथम अधस्तर के पिघलने से सीमा में विस्तार होने से ग्लोब की व्यास में विस्तार होगा। अगर अधस्तर पिघलेगा तो सीमा पिघलेगा तो पृथ्वी भी बड़ी होगी। दूसरा, महाद्वीपीय खंड पृथ्वी के केंद्र से ऊपर उठ जाता है, जो महाद्वीपीय खंड है। ठीक है। अतिक्रमण काल बता रहे हैं, सागरीय अतिक्रमण काल। महाद्वीपीय जो खंड है पृथ्वी के केंद्र से ऊपर उठ जाते हैं। तीसरा, पिघलने के कारण सीमा घनत्व कम हो जाता है, जिस कारण सियाल के हल्के भाग उसमें डूबने लगते हैं, जो क्रस्ट है। चौथा है, महाद्वीपीय खंड के सीमा में डूबने के कारण महासागरीय जल का महाद्वीपीय किनारे पर अतिक्रमण होने लगता है। अर्थात जो महाद्वीपीय खंड के सीमा में डूबने के कारण जो महासागरीय जल है, अगर महाद्वीपीय खंड है सीमा में डूब जाने के कारण सागरीय जल का महाद्वीपीय किनारे पर आने लगते हैं। पाँचवां, इससे जलमग्न महाद्वीपीय भाग पर तलछटी निक्षेप होने लगता है। जो इससे जलमग्न महाद्वीपीय भाग है, ठीक है, उसमें तलछटी का निक्षेप होने लगता है। इस तरह भूस्खलन का निर्माण होता है। ये जब सीमा पिघलेगा तभी होता है, ये बता रहे हैं। महासागरीय तली में तनाव की स्थिति पैदा हो जाने से फटन तथा दरारों का निर्माण होता है। जो महासागरीय तली में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, ठीक है, तो फटन और दरारों का निर्माण होता है, जिससे सागरीय द्वीप का निर्माण होता है। अब ये देख लेते हैं सागरीय निवर्तन काल। अधस्तर के पिघल जाने पर महाद्वीपीय भाग उस पर तैरने लगते हैं, ठीक है, तथा ज्वारीय बल के कारण महाद्वीपों में पश्चिम दिशा में प्रवाह होने लगता है। परिणाम स्वरूप अधस्तर का ताप घटने लगता है, जो सीमा का ताप है वो घटने लगता है, जिस कारण सीमा जो कि पहले तरल हो गया था अब पुनः ठोस होने लगता है। इस क्रिया के कारण उसका घनत्व बढ़कर पहले जैसा हो जाता है, जितना वो 3.00 था। ग्लोब की परिधि तथा व्यास में जो वृद्धि हो गई थी, जो ग्लोब की परिधि और व्यास में जो वृद्धि हुई थी अब कमी होने लगती है, जिस कारण महाद्वीपीय पुनः पृथ्वी की केंद्र की ओर खिंच जाता है। महाद्वीपीय अब ऊपर उठने लगता है, जिस कारण तरलावस्था के समय महाद्वीपीय भाग पर व्याप्त सागर का निवर्तन होने लगता है। सागरीय तली में सर्वाधिक संकुचन होता है। इस तरह दो सिकुड़ते हुए महासागरीय प्लेट तली के बीच महाद्वीपीय भाग के किनारे पर दोनों ओर दबाव पड़ता है। देखिए, अब यह अर्थात ये कह रहे हैं कि जब निवर्तन होता है, महाद्वीपीय भाग पर व्याप्त सागर का निवर्तन होने लगता है, तो सागरीय जो तली है, तली में सर्वाधिक संकुचन होता है, जो सागर का तल है। इस तरह दो सिकुड़ते हुए महासागरीय जो प्लेट है, ठीक है, जो प्लेट है तली के बीच में महाद्वीपीय भाग जो महासागरीय प्लेट है के बीच में महासागरीय प्लेटों के बीच महाद्वीपीय भाग के किनारे पर दोनों ओर से दबाव पड़ता है। ठीक है, तो महासागरीय जो सागरीय प्लेट है उसमें महासागरीय और महाद्वीपीय दोनों से दबाव पड़ता है, जिस कारण उस पर निक्षेपित तलछट में बलन पड़ जाने से पर्वत का निर्माण होता है। अर्थात महासागर और महाद्वीपीय प्लेटों से सागर के जो तली उस पर दबाव पड़ता है। ठीक है। अधस्तर के ठोस होते समय ऊर्ध्वाधर गति होती है। जब अधस्तर सीमा ठोस होता है तो वो एक ऊर्ध्वाधर होता है, ठीक, खड़िया रूप में, जिस कारण पर्वत ऊपर उठ जाते हैं। आलोचना देख लेते हैं। जोली के सिद्धांत के विषय में बताया जाता है कि इनका विचार यह सुविस्तृत स्थलाकृति की कहानी है, न कि एक सिद्धांत। इन सिद्धांत में निम्न दोष पाया जाता है। पहला, यह सिद्धांत रेडियो सक्रिय पदार्थों के ऐसे तथ्य पर आधारित है जिसके विषय में पर्याप्त ज्ञान नहीं है। दूसरा, इस सिद्धांत के आधार पर दो पर्वत निर्माण कालों के मध्य समान अवधि होनी चाहिए, जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं। तीसरा, महाद्वीपों के दोनों किनारे पर्वत होना चाहिए, परंतु ऐसा सर्वत्र नहीं पाया जाता है।
चौथा है, यह सिद्धांत भूसन्नति के विषय में भ्रामक विवरण उपस्थित करते हैं। ये सिद्धांत जो भूसन्नति के विषय में भ्रम पैदा करते हैं। पांचवा है, गणितीय नियमों के आधार पर जेफ्रीज ने बताया है कि आद्य स्तर एक बार पिघल कर पुनः ठोस नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जेफ्रीज महोदय का पूरा सिद्धांत था और इसका आलोचना था। तो इस सिद्धांत को यहीं रोकते हैं। अब आगे पर्वत निर्माण में प्लेट टेक्टोनिक्स नियम बताऊंगा। उसके बाद पर्वत का चैप्टर खत्म हो जाएगा।